हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएसआर एकेडमी। तो हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है हैलोजन डेरिवेटिव्स में। आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। अभी तक हमने कुछ सारे पोर्शन हैलोजन डेरिवेटिव्स में कवर कर लिए हुए हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछले जो वीडियोज़ हैं उनको एक बार देख लीजिए। आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स का नया कॉन्सेप्ट एक पढ़ने वाले हैं, दैट इज SN1 रिएक्शन। ठीक है, या फिर इनको हम लोग ऐसे बोल के चल सकते हैं कि जैसे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, टेक्स्ट बुक वगैरह में अगर हम लोग देखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हमको बहुत जगह पे लिखा हुआ मिल जाता है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है, या मान लो इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म चल रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है। तो ऐसे काफ़ी कुछ रिएक्शन हमको बार बार देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि क्या करना है इसमें। इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब हम लोग आज आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हो कि हैलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसमें SN1 और SN2 पे अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो हर साल ये रिपीट होता ही रहता है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव का। तो हम लोग इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम स्किप नहीं कर सकते, हमको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते क्या है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होते क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग गलती से मान लो इंटरमीडिएट हमने पढ़े हुए हैं पहले भी, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सा आंसर आता है, ऐसे स्पीसीज जो बिटवीन द रिएक्शन बनते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं, प्रोडक्ट बनने के पहले उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट्स आर दो स्पीशीज विच आर ऑब्टेन्ड बिटवीन द रिएक्शन बट गेट्स डिसअपियर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये ऐसी चीजें होती हैं जो बिटवीन द रिएक्शन तो हमको देखने को मिलेंगी, बट वो ना तो अपने को रिएक्टेंट में देखने को मिलती है, ना तो हमको कभी भी प्रोडक्ट में देखने को मिलती है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कितने टाइप के इंटरमीडिएट में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है हमारे पास एक कार्बोकटायन। ठीक है, विच इज नथिंग बट कि कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव। सेकेंड हमारे पास आ जाता है कार्ब एनायन। ठीक है, अब कार्ब मतलब कार्बन, एनायन मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज। थर्ड हम लोग बोल सकते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। राइट, तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, जब कार्बन होमोलिटिकली ब्रेक होता है तो उस केस में कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फोर्थ हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक होता है कार्बीन्स। राइट, फिफ्थ हमारे पास होते हैं नाइट्रीन्स। सिक्स्थ हमारे पास होते हैं बेंजाइन्स। क्लियर है। तो अगर हम लोग 11th 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट उठा के देखें तो जितने भी हमारे पास चैप्टर हैं, 4 हमारे 12th के चैप्टर और 2 हमारे 11th के चैप्टर, वहां पे अगर उठा के देखोगे तो इतने टाइप के हमको इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं बुक में मेंशन किए होते हैं। तो हमको ये जो इंटरमीडिएट्स है इसमें ही डील करना पड़ता है। राइट, अब यहाँ पे एक वर्ड निकल के आता है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जैसे अगर मान लो कि हमारे पास वाटर है, इसको हम लोग ने ब्रेक कर दिया, हम लोग क्या बनाएंगे H+ और OH-। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर H+ है, या मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, द स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। समझा। मतलब न्यूक्लियोफाइल एक ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन या अपने लोन पेयर हमेशा किसी ना किसी को डोनेट करते हैं। सपोज करो ये OH- है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेगा, किसी और को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक,
जबकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, राइट। तो ये हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनर होते हैं, ठीक है। तो हमको इस टॉपिक में करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना है, किसका, न्यूक्लियोफाइल्स का। तुमको कुछ दिया होगा, सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, और न्यूक्लियोफाइल वेरीफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, इसी को शॉर्ट में हम लोग एसएन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक। आगे चल के ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब वो दो पार्ट क्या है हमारे पास, एक तो हो जाता है SN1 रिएक्शन, और दूसरे क्या हो जाएंगे हमारे पास, SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब अगर इनका फुल फॉर्म हम लोग देखें तो SN1 रिएक्शन इज क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। यहाँ पे जो ये वन है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। मतलब ओवरऑल अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या बताना चाहता है हमको, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का ये भी मतलब होता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसके वजह से बहुत लोग ऐसे भी आपको समझाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। बट अगर हम लोग वर्ड्स में देखें तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। सेम SN2 को अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। बाइमॉलिक्यूलर का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब ये फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक अपने को एक चैप्टर है, राइट। ये केमिकल काइनेटिक का पार्ट है, वहाँ पे हमको बताया जाता है कि यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है या बाइमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, ठीक है। वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन होते हैं, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी लेके चलते रहूँगा। सपोज करो कि जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है A+B और यहाँ पे एक C बन रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग रेट लिखें तो इसका रेट डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के, ठीक है। तो इनके पावर में जो चीज़ें होती हैं, अब कुछ नहीं दिया है तो हम लोग 1 कंसिडर करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इन पावर का एडिशन होता है। जैसे 1 + 1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमको बहुत डिटेल में नहीं देखना है, ये केमिकल काइनेटिक में हम इसको पढ़ते हैं। अब अगर मान लो कि हमारे पास ये रिएक्शन है, कोई ए सब्सटेंस है जो बी में कन्वर्ट हो रहा है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रेट लिखूँ तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और उसकी पावर में 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई ऑर्डर बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा अब उसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है ऑर्डर क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिनका रेट सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, और ऐसी रिएक्शन जिनका रेट दो चीजों पर डिपेंड करता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बोलने का यही मतलब है SN2 जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है और SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ कि जो SN1 रिएक्शन है उसका रेट खाली एक ही स्पीशीज डिसाइड करेगी, जबकि SN2 जो रिएक्शन है उसका रेट कोई भी दो मॉलिक्यूल डिसाइड करेंगे, इस वजह से उसको हम लोग सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं।
SN1 रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं कि SN1 रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन के बारे में कुछ चीजें हमको पहले से पता होनी चाहिए, उसको मैं एज अ नोट पॉइंट वाइज लिखते चलता हूँ, आप लोग उस पर ध्यान दें कि क्या होता है। देखो, SN1 रिएक्शन का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या बोला मैंने कि ये रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, SN1 रिएक्शन कभी भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड में प्रोसीड करती है। ठीक है, मतलब ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है। अगर तुमको पहचानना है कि SN1 रिएक्शन कहाँ पे हो सकती है तो ये पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड का क्या मतलब होता है कि कार्बन होगा, उस पर एटलीस्ट 3 कार्बन एडेड होंगे और उसी कार्बन पे क्या लगा होगा, कोई हैलोजन लगा होगा। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट इसमें क्या ध्यान में रखना है कि जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं, यूज्ड न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। जो कि किसी किसी केस में हम लोग नॉर्मल वाटर का सॉल्यूशन यूज करते हैं या फिर एक्वस KOH लेते हैं। ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल वाली चीज़ क्या, देखो यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OH-, तो ये OH- कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये सेपरेट कैसे होगा, K+ और OH-, तो यहाँ पे OH- कैसे काम कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक इसलिए होना चाहिए क्योंकि आगे चल के रिएक्शन में क्या होता है कि इस कार्बन पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, दैट इज कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन फॉर्म होने के लिए उसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, रीअरेंज करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा, तो वो क्या करेगा, सिंपल सा X को हटा के यहाँ पे ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट बना देगा। अब अगर उसने फास्ट प्रोडक्ट बनाया तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनने वाला है बिटवीन द रिएक्शन, वो रीअरेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और SN1 रिएक्शन का रेट भी कौन डिसाइड करता है, कार्बोकेटायन डिसाइड करता है, तो उसके हिसाब से हमको देखना है। थर्ड पॉइंट ध्यान में क्या रखनी है कि इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, एंड इट्स रीअरेंजमेंट, मतलब इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा भी और रीअरेंज भी करेगा। ठीक है, समझा कि कार्बोकेटायन बनने भी वाला है। अब अगर उसको पॉसिबल हुआ तो वो रीअरेंज भी कर सकता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन ये हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, 11th का टॉपिक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो चीज़ होती है जो यहाँ से निकलने वाली है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग गुड लीविंग ग्रुप यूज करते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा ही नहीं तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कैसे करेगा, बराबर। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, ये जो X है ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये OH- नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लिविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इसको यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूँ जो निकलने ही नहीं वाला है तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्या नहीं। तो ये हमेशा जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके वहां से निकल सके। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तुमको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, इसका जो रेट होगा उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सबस्ट्रेट के। अभी हमने लिखा था ना कि ये क्या है, SN1 रिएक्शन में 1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, तो उसका जो रेट होता है ना उसका सबस्ट्रेट डिसाइड करता है, राइट। यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या ध्यान में रखना है कि अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए मैंने बताया, न्यूक्लियोफाइल कैसे होना चाहिए वो हमने डिस्कस किया।
अब ये रिएक्शन जो है ना वो 2 स्टेप में होती है, ठीक है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप। इसकी जो फर्स्ट वाली स्टेप है, इसकी फर्स्ट वाली जो स्टेप है वो स्लो होगी, ठीक है। और सेकेंड स्टेप इसका क्या होता है? फास्ट होता है, राइट। और किसी भी रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम लोग आरडीएस भी बोलते हैं। तो बिटवीन द रिएक्शन, ये मैं वर्ड यूज करने वाला हूँ आरडीएस, तो उसको पहले से ही ध्यान में रखो, ठीक है। अब पहली स्टेप क्या होगी? स्लो होगी। दूसरी क्या होगी? फास्ट होगी, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, राइट, वो हमको क्या होना चाहिए? इफ कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि कायरल कार्बन क्या होते हैं, राइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, मॉलिक्यूल को कब हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, कब इनएक्टिव बोलेंगे। तो जब भी कायरल कार्बन आ जाते हैं ना मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो वो एक पॉसिबिलिटी होती है, वो हमको आर मिक्सचर भी दे सकता है और एस मिक्सचर भी दे सकता है। मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट भी दे सकता है और एस वाला भी देगा। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैसेमिक मिक्सचर। तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें रैस्मिक मिक्सचर हमको देखने को मिल सकते हैं। समझ में आए ये पॉइंट्स? तो पहला क्या हमने देखा है? देखो लाइन से अगर हम लोग पॉइंट्स पे ध्यान दें, ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट किस में होता है SN1 रिएक्शन? तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए, ताकि इजिली कार्बोकेटायन बन सके। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड इट्स रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा भी, और रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी हुई तो वो रीअरेंज भी करेगा। गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, इजीली ये कंपाउंड यहाँ से निकलना चाहिए। रेट किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पे। तो ये की पॉइंट्स हैं जो हमको SN1 रिएक्शन लिखते टाइम हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो चलो अब देखते हैं रिएक्शन में ओवरऑल क्या होता है। SN1 रिएक्शन अगर हम देखें तो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, अब देखो पॉइंट वाइज में लेके चलता हूँ, ठीक है। उसने सबसे पहले हमको क्या बोला था कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास कैसा होना चाहिए? टर्शरी। तो एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया। मान लो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हैलोजन ले लेते हैं, क्लोरीन वगैरह। प्लस उसने क्या बोला था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक होना चाहिए। अगर इस पर मैं वाटर का रिएक्शन करवा दूँ तो अब क्या होगा? ये वाटर डिवाइड होगा H प्लस में और OH माइनस पे। ये रिएक्शन सारी ऑर्डिनरी कंडीशन पे होती है, तो हम लोग यहाँ पे 25 सेंटीग्रेड भी लेके चल सकते हैं। और वैसे जनरली तो कभी टेम्परेचर वगैरह मेंशन नहीं होगा यहाँ पे। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में होने क्या वाला है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को ये OH माइनस यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और इसी वजह से इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बोल रहे हैं। आगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुमको? यहाँ पे देखो CH3 यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? OH। बाहर क्या आ गया हमारे पास? HC। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है कि रिएक्शन में एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है। बट इसके अगर मैं मैकेनिज्म से इसको देखूं, चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं इस रिएक्शन का कि इस रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है कभी भी, ठीक है। मैंने मेंशन किया था, देखो पहली स्टेप इसकी स्लोवेस्ट होगी, दूसरी क्या होगी? फास्ट होगी। तो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। स्टेप 1 में अगर हम लोग इसको देखें तो स्टेप 1 में हमारे पास क्या है? देखो हमने ये कंपाउंड लिया हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही इसमें वाटर हम लोग डालते हैं, या यहाँ पे हम लोग ने जैसे मैंने मेंशन किया था कि हम एक्वस KOH भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? OH माइनस। अब इस OH माइनस के इन्फ्लुएंस की वजह से इस पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इन बॉन्ड में धीरे धीरे क्या होने लगेगा? फ्यूजन होगा, और यहाँ से Cl माइनस सेपरेट होगा। सेपरेट होने से हमको क्या मिल गया? यहाँ पे क्या आ गया? देखो इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से Cl माइनस निकल गया, ठीक है। अब इसी इंटरमीडिएट को अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया
कि इसी इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। स्लो स्टेप थी कि फास्ट, तो आंसर है कि ये जो स्टेप होती है वो स्लो होती है। और मैंने अभी बोला कि जो स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन में, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसको हम लोग आरडीएस बोलेंगे। चलो पहली स्टेप हो गई, सेकंड पे देखते हैं। सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ, इसको उठा लो, ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट पे अब कौन एक्ट करेगा, ये OH माइनस, ये OH माइनस प्लस, यहाँ इसने और क्या जनरेट किया हुआ था, H प्लस, ठीक है। अब ये OH माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब देखो ऑलरेडी चार्जेस फॉर्म्ड है, ठीक है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। तो ये स्टेप क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, ठीक। तो पहली स्लो स्टेप, सेकंड क्या होगी, फास्ट। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा प्लस ये H प्लस और ये Cl माइनस आपस में कंबाइन हो जाएंगे, HCl बना देंगे, ठीक है। तो अब देखो सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किए जो मैंने मेंशन किए थे। सबसे पहले तो ये कौन से टाइप के अल्काइल हैलाइड में होगा, टर्शरी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्चुअल में कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे, ये जो चीज है, राइट, जिसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, सबस्ट्रेट। क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करने वाली है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीशीज डिसाइड कर रही है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लेके चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिमोलिक्यूलर। क्या लिखा था हमने, दो स्टेप की रिएक्शन होती है, पहले स्लो होगी दूसरी फास्ट। जो स्लोवेस्ट स्टेप होगी वो क्या देगी हमको, आरडीएस देगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देगी। सेकेंड वाली रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इसका। अब कभी कभार एग्जाम में SN1 और SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमको पूछते हैं वो लोग कि इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के बताओ। तो देखो सिंपल सा लॉजिक होता है कि SN1 SN2 का डायग्राम बनाएंगे कैसे। SN1 रिएक्शन का अगर मान लीजिए हमको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, या बहुत लोग इसी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखें, ठीक है। तो ग्राफ पे हम लोग दो पॉइंट बनाएंगे, एक पे तो लिख लेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एक पे हो जाएगी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ रिएक्टेंट था और कुछ टाइम के बाद वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। SN1 के लिए हम लोग ये डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो कितनी स्टेप में ये रिएक्शन हुई, तो आंसर है 2 स्टेप में। तो सिंपल सा ऐसे क्या करोगे, 2 कर्व बना लेंगे हम लोग, ठीक है। एक बड़ा कर्व होगा एक छोटा, ठीक। अब देखो यहाँ पे अंदर जो चीजें रिप्रेजेंट करनी है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो डिफरेंस है ये एनर्जी डिफरेंस है किसका, डेल्टा H, किसका, मतलब जो एंथैल्पी है प्रोडक्ट की माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट, ठीक है। ये हमको एक्सप्लेन कर रहा है क्या, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो पहला पॉइंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी 1, ठीक है। यहीं पे हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट जाता है। और ये रेट कैसी थी, फर्स्ट वाली कैसे ही चल रही थी, स्लो, राइट, स्लो चल रही थी, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, आरडीएस, ठीक है। उसके कुछ बाद यहाँ पे हमारा क्या बना था, इंटरमीडिएट बना था, फिर रिएक्टेंट ने कुछ एनर्जी लगाई। ये जो पॉइंट होता है ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर से कुछ एनर्जी लगाएगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी 2, और वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो रिएक्टेंट ने जितनी एनर्जी लगाई प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। बट इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी थी, तो ओवरऑल जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट की एनर्जी
प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ऐसे बोल लो रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब पूरे ओवरऑल रिएक्शन में इतनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किसका, SN1 रिएक्शन का, ठीक है। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट। ये ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया है कि SN1 रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं, पहली स्टेप RDS होगी, दूसरी फिर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट जब स्टेबल होगा उसके बाद वो और एनर्जी यूज करके क्या बनाएगा, हमको फाइनली प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल SN1 रिएक्शन है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमको, कि सबसे पहले क्वेश्चन देखो ये आता है कि हमको मान लो उसने ऐसे कुछ दे दिया, ऐसे हमको टेक्स्ट बुक में या CET वगैरह में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे तीन रिएजेंट है हमारे, बोलेगा SN1 का रेट बताओ, इनमें किसका फास्टर होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा रिएक्शन में कि जो टर्शरी वाला होता है वो हमको SN1 रिएक्शन देगा, राइट। तो टर्शरी इसमें से कौन सा, ये वाला है, तो थर्ड का रेट फास्ट हो जाएगा, उसके बाद ये कैसा है सेकेंडरी, और फिर क्या हो जाएगा प्राइमरी, ठीक। दूसरे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मान लो ऐसे हमको दे दिया, ठीक है। अब तीनों भी क्या कर दिया उसने, टर्शरी के केसेस दे दिए हैं। अब बोलेगा कि अब रेट बताओ तीनों में किसका ज्यादा होगा, तो अब लीविंग ग्रुप देखने का, दिख रहा है। लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा हमारे पास, आयोडीन, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो इजीली ब्रेक कर जाता है, तो लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है हमारे पास, आयोडीन है, राइट। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, या ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला फिर से फर्स्ट पे आ गया, फिर सेकंड, फिर, ठीक है। तो ऐसे मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे तुमको अलग अलग क्वेश्चंस जनरेट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, थर्ड क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं और मैं बोलूं कि इसमें मुझे रेट बताओ, इन तीनों स्ट्रक्चर में SN1 का रेट हमको जानना है, क्या होगा SN1 का रेट, ठीक। तो स्ट्रक्चर देखो देखने से अब हमने पढ़ा हुआ है तो हमको मालूम है कि ये वाला जो हैलाइड है वो 3 कार्बन से एडेड है, मतलब टर्शरी है, ये वाला क्या है सेकेंडरी, जबकि ये वाला क्या है प्राइमरी। SN1 के लिए रेट किसका ज़्यादा होता है, टर्शरी का, तो B फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर A आएगा और फिर C आएगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देते हैं उनको एग्जाम में। समझ में आया SN1 रिएक्शन क्या होती है, कैसे प्रोसीड करता है, क्या क्या चीज़ें हमको दिमाग में ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग SN2 देखते हैं, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वहाँ से हमको एग्जाम में आ सकती है।